चलिए, गुड मॉर्निंग। कहाँ तक पढ़ ली थी लास्ट क्लास में हमने, बताइए। हाँ हाँ, ठीक है। मैं लास्ट क्लास में आपको थोड़ा सा, हमने इंडियन पॉलिटी स्टार्ट करा था, तो पहली क्लास थी। लास्ट में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, बताइए। सिकंदर तक, है ना। अच्छा, मतलब वो जो ग्रीक से स्टार्ट होती है वो चीज मैंने बता दिया था। कंपनियां, यूरोपीय कंपनी का आगमन बता दिया था, बता दिया था। उसके बाद हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, बताइए मुझे। पूरी कंपनी का बता दिया था, हाँ वहां तक बता दिया था। और भारतीय राज्य व्यवस्था का क्या अर्थ होता है ये भी बता दिया था। चलिए चलिए, ठीक है। देखिए, हमने लास्ट क्लास में देखा था, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। हमने देखा कि अब जो हमारा संविधान निर्माण हो रहा है तो कुछ यूरोपीय कंपनियों का क्या हुआ, आगमन हुआ, है ना। वो यूरोपीय कंपनी के आगमन की हम बात करते हैं। यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ, आज कुछ नए बच्चे, तो मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आप लोग को समझ में नहीं आएगा। कल हमने कुछ नहीं पढ़ा था, कल हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी। तो जब स्टार्ट किया था तो हमने देखा था कि सबसे पहले जो पॉलिटी, जो एक शब्द है राज्य व्यवस्था, इसकी शुरुआत कहां से होती है। तो हमने एक जगह देखा, कहां पे, ग्रीक। ग्रीक एक जगह है, यूरोप में एक महाद्वीप है, वहां पे कुछ विद्वानों के द्वारा इसकी शुरुआत की जाती है। तो वहां पे कुछ दार्शनिक हुए, और वो दार्शनिक में सबसे पहले नाम आता है सोक्रेट्स का, है ना। तो सोक्रेट्स ने किसी भी प्रकार की कोई किताब नहीं लिखी थी, वो घूम घूम कर लोगों को शिक्षा दिया करते थे। उनसे जो क्वेश्चन आता है वो हमने देखा कि उन्होंने कोई किताब नहीं लिखा। आगे चल के उनके शिष्य हुए, कौन कौन थे उनके शिष्य, बताइए कौन थे, बताइए। प्लूटो। जब प्लूटो आए तो प्लूटो ने एक राजनीतिक विज्ञान के लिए एक किताब लिख दिया, और उस किताब का क्या नाम था, बताइए। द रिपब्लिक। और उन्होंने एक शैक्षणिक संस्थान बनाया जिसका नाम था क्या था, द एकेडमिक। बाद में उनका एक और शिष्य आता है जिनका नाम था अरस्तु, एरिस्टोटल। तो एरिस्टोटल ने एक किताब लिखी, द पॉलिटिक्स, और उन्हें ही राजनीतिक विज्ञान का पितामह या जनक कहा गया। ठीक है। इसके बाद हमने भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, राज्य व्यवस्था के बारे में बताया। तो राज्य मतलब होता है स्टेट, और इसके लिए एक मॉन्टेविडियो कन्वेंशन हुआ था, और उस कन्वेंशन में 4 तत्व रखे गए थे जिसके तहत राज्यों को डिसाइड किया जाएगा। तो एक रखा गया था क्षेत्रफल, एक रखा गया था जनसंख्या, एक रखा गया था गवर्नमेंट, और एक कहा गया था संप्रभुता या सॉर्वेनिटी। संप्रभुता मतलब होता है जो निर्णय लेने की स्वतंत्रता। जब राज्य बन गया, और राज्य बन गया तो कोई व्यवस्था बनानी पड़ेगी वहां पे चलाने के लिए। तो उस व्यवस्था को बनाने के लिए नियम बनाने लगे, और उस नियमों को हमने कहा कि मौलिक नियमों के समूह को ही हम संविधान कहते हैं। फिर हमने संविधान को देखा कि संविधान हमारे 2 प्रकार के होते हैं, एक दस्तावेज के आधार पर होते हैं, और एक और किसके आधार पर होते हैं, प्रकृति के आधार पर। तो दस्तावेज के आधार पर होता है लिखित संविधान, और एक होता है अलिखित संविधान। तो लिखित संविधान मैंने आपको बताया था जो सीरीज पे होता है, जो कि भारत और अमेरिका का है। तो विश्व में सबसे पहले संविधान निर्माण करने वाला देश कौन था, अमेरिका था। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका था, भारतीय का था। और अलिखित जो मैंने आपको बताया था वो कहां का था, ब्रिटेन का था, इजराइल का था, कनाडा का था। सब चीज मैंने आपको बताया था, क्लियर। इसके बाद आगे हम देखते हैं, अब जब यहाँ पे ये सब चीज का निर्माण हो गया तो कुछ यूरोपीय कंपनी हमारे यहाँ पे आती, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो संविधान का जो हमें उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ना है, हमें माने भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ना है 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट से लेके 1935 भारत शासन अधिनियम तक। तो ये जो नियम बनाए गए थे किनके द्वारा बनाए गए थे, अंग्रेज या ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसके लिए हमने थोड़ा सा इतिहास में गए थे, और हमने देखा था कि कौन कौन सी कंपनी हमारे यहाँ भारत में आई थी। तो मैंने आपको कल ही बताया था कि सबसे पहले हमारे यहाँ पे अगर आपसे पूछे तो कौन सी आई थी, तो आपको बताना है पोर्तुगीज। 1498 में वास्को डी गामा जी ने आए थे, और उन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था एस्टोदी इंडिया। उसके बाद अंग्रेज आए, और अंग्रेज आए तो वो क्या थे, ईस्ट इंडिया कंपनी बनाए थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बनाने 2 हीरो थे, मैंने आपको कल बताया था, जेम्स वॉट और जॉर्ज वॉट, और जॉर्ज नाम था, ठीक है, समझ में आ रहा है। जॉन्स वॉट और जॉन्स जॉर्ज, 2 करके व्यक्ति जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई। और उसके बाद फिर आए डच, और उसके बाद फिर कौन आए, डेनिश, और उसके बाद कौन आए, फ्रांसीसी, और उसके बाद कौन आए, स्वीडिश। मैंने डेट बता दिया था आपको, और सारी डिटेल बता दिया था कि कब कब आए। जब ये आए तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ब्रिटिश की कंपनी थी जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, वो कंपनी क्या हुई, माने और भी कंपनियों को क्या हो गए, उनको हराकर अपना आधिपत्य स्थापित कर ली। जैसे बेदरा का युद्ध हुआ 1759 में, तो उन्होंने डच को हरा दिया। उसके बाद फ्रांसीसी का जो युद्ध हुआ, आपने देखा होगा वांडीवास का युद्ध, तो वो अंग्रेज और किसके साथ हुआ, फ्रांस के साथ हुआ। तो अंग्रेज की तरफ से वहां पे आयरकूट लड़ रहे थे, और फ्रांस की तरफ से लड़ रहे थे लेली, तो वहां से फ्रांस हार गया।
और जब सबको उन्होंने हटा दिया तो यहां पे सिर्फ बच गई और सबसे बड़ी कंपनी यहां पे रह गई कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी यहां पे कानून बनाती है। तो वही चीज हमें अब यहां से आगे देखना है। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहां पे आ गई और सभी कंपनी को यहां से खदेड़ कर बाहर कर दिया, तो अब यहां पे सिर्फ रह गई कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब वो जब यहां पे कंपनी बना दी गई तो उसको अब भारत में रूल करने के लिए कुछ नियम बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब वो नियम को हमें आगे पढ़ना है। हम इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का, ठीक है। ये कहां से इसकी शुरुआत होती है, शब्द कहां से आए, कुछ समझ में आया? आया कि नहीं आया? देखिए आगे और आएगा भी आप लोग को समझ में। देखिए अब हम देखते हैं कि सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के हमारे यहाँ तो प्रभुत्व जम गया है। सारी कंपनियां जो आई वो सब चले गई और सब पे हराकर एक अपना आधिपत्य बना लिया। कौन ने? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अब जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने आधिपत्य बना लिया और जब ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ आई तो इस समय भारत में कौन थे? मुगल्स थे। आपको पता है कि बाबर से लेके औरंगजेब तक 1707 तक मुगल बहुत ताकतवर थे। पर उसके बाद जब बहादुर शाह उनका बेटा आता है, वहां से लेके बहादुर शाह जफर द्वितीय तक, जो उत्तर मुगल काल कहते हैं, यह लेटर मौर्य पीरियड का काल कहते हैं, 1707 में शुरू होता है। उस समय वो भोग विलास के जीवन में जीने लगे और वहां से उनका पतन शुरू हो गया। तो इसी चीज का फायदा उठाया किसने? मुगल्स। वो कौन है? अंग्रेजों ने। कि जब मुगल्स नीचे होने लगे तो वो समय चल रहा था यही समय। तो ईस्ट इंडिया कंपनी भी इस समय आ गई थी और अपना प्रभुत्व जमा ली थी। तो अब इनको अपने पैर रखना था भारत में, और पैर रखने के लिए इन्होंने दो बहुत इंपॉर्टेंट निर्णायक युद्ध लड़े। और वो निर्णय युद्ध आप लोग इतिहास में जानते हैं, उनका नाम है बैटल ऑफ पलासी, पलासी का युद्ध, और बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध। अब इस युद्ध के बाद जब इनकी नींव जम जाती है और ये वहां पे व्यवस्था रखते हैं और उसका क्या करते हैं? अपना कानून बनाना शुरू कर देते हैं और भारत में राज्य करना शुरू करते हैं। देखिए तो जब मुगलों का आधिपत्य कमजोर होते जा रहा था तो क्यों हो रहा था? क्योंकि इन्होंने एक युद्ध लड़ा जिसको बोला जाता है बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी। कोई बताएगा कब हुआ था बैटल ऑफ पलासी? ये पलासी का युद्ध कहते हैं इसे, पलासी का युद्ध। कब हुआ था? कब हुआ था? कब हुआ था? 23 जून 1757 को। बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिए। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ पलासी। ये पलासी का युद्ध हुआ था। बंगाल में एक विलेज का नाम है, पलास के पेड़ के कारण पड़ा था और भागीरथी नदी के किनारे था। और यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से लड़ रहे थे कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन लड़ रहे थे? रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव। और इनके साथ बंगाल का नवाब लड़ रहा था। वो कौन था? सिराज उद दौला। कौन लड़ रहे थे? सिराज उद दौला। मगर जब बैटल ऑफ पलासी का युद्ध होता है तो अंग्रेज की तरफ से तो रॉबर्ट क्लाइव लड़ रहे थे और बंगाल के नवाब की तरफ से लड़ रहे थे सिराज उद दौला। जब ये युद्ध लड़ते हैं तो आप देखिए रॉबर्ट क्लाइव की क्या होती है? जीत हो जाती है और सिराज उद दौला की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। उसका कारण क्या होता है? क्योंकि यहाँ पे एक कठपुतली है, पपेट जो होता है, कौन? मीर जाफर जो होता है वो क्या करता है? धोखा दे देता है सिराजुद्दौला को, डिसीव दे देता है, धोखा दे देता है। और उस धोखे से रॉबर्ट क्लाइव जीत जाता है। बोलता है अगर आप मेरे साथ दोगे तो मैं आपको बंगाल का नवाब बना दूंगा। उस लालच में मीर जाफर सिराजुद्दौला को धोखा देता है और वो हार जाते हैं और यहीं से अंग्रेजों की वास्तविक नींव स्थापित हो जाती है। क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजों ने किस युद्ध के बाद भारत में अपना वास्तविक नींव या अपनी नींव रख दी? तो कौन सा युद्ध था वो? बैटल ऑफ पलासी। इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट युद्ध हुआ और भारतीय इतिहास में भारतीय भूमि पर अंग्रेजों ने अपने पैर जमा लिए। समझ में आया? ये हुआ क्लियर ये चीज। और कौन धोखा दिया है? ये इतिहास से, हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है। किसने धोखा दिया था, किसने डिसीव दिया था? तो क्या बोलोगे? मीर जाफर ने। क्लियर? आगे चलते हैं। एक और बहुत निर्णायक युद्ध हुआ जो हुआ 22 अक्टूबर 1764 को। उसे कहते हैं कौन सा युद्ध? बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध। डेट याद रखिए, पेपर का लेवल बढ़ गया है आजकल, डेट
डायरेक्ट पूछता है 22 अक्टूबर 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, और जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो इस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ते हैं वो कौन लड़ते हैं, कोई बताएगा? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो साहब लड़ते हैं। कौन लड़ता है अंग्रेजों की तरफ से? हेक्टर मुनरो। डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है। और हमारी तरफ से 3 लोग लड़ रहे थे, 3 लोग, इनको बोला जाता है ज्वाइंट आर्मी या संयुक्त सेना। ये 3 लोग लड़ रहे थे अंग्रेज की तरफ से। तो क्लियर कौन लड़ रहा था? अभी 3 लोग लड़ रहे थे, वो 3 लोग कौन थे भाई, कोई बताएगा? उस समय मुगल में जो मुगल का राजा था वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। तो एक लिखिए, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय लड़ रहे थे किससे? मुगलों की तरफ से। किसकी तरफ से? मुगलों की तरफ से। एक चीज, एक लड़ रहे थे। दूसरा, बंगाल का नवाब, नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल का नवाब कौन था? बंगाल के नवाब की तरफ से कौन लड़ रहा था, कोई बताएगा? देखिए यहां पे कौन थे? सिराजुद्दौला। मगर ये जब 1764 की बात आई तब यहां पे बंगाल के नवाब कौन थे? यहां पे बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे ना। यहां पे कौन आ गया? यहां पे थे सुजौद्दौला, सुजौद्दौला। ठीक है, सुजौद्दौला है, ठीक है। और अगला लिखिए, अवध का नवाब। एक व्यक्ति और लड़ रहा था, अवध का नवाब। और अवध का नवाब कौन था? सॉरी मैंने गलत लिखवा दिया, एक सेकंड, तो थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। देखिए यहां तो मुगल की तरफ से लड़ रहे थे शाह आलम द्वितीय, ये क्लियर है। अब यहां पे बंगाल की तरफ से लिखिए, बंगाल के नवाब की तरफ से कौन थे? सुजौद्दौला, नहीं सॉरी सुजौद्दौला नहीं, मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम लड़ रहे थे बंगाल की तरफ से। और अवध की तरफ से लड़ रहे थे, अवध के नवाब की तरफ से लड़ रहे थे कौन? सुजौद्दौला। ये 3 लोग लड़ रहे थे। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बैटल ऑफ बक्सर हुई है, बक्सर का युद्ध हुआ, तो अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ रहे थे? हेक्टर मुनरो। और संयुक्त सेना, ये ज्वाइंट आर्मी की तरफ से 3 लोग लड़ रहे थे। मुगलों की तरफ से शाह आलम द्वितीय, बंगाल की तरफ से लड़ रहे थे मीर जाफर, और अवध की नवज से लड़ रहे थे सुजौद्दौला। और ये 3 लोग मिलकर किससे युद्ध लड़ते हैं? बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध करते हैं। और इस पे हेक्टर मुनरो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है और भारत में अब राज्य करने के लिए वो तैयार थी। क्यों? अब जब बैटल ऑफ बक्सर हुआ तो इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ परिणाम हुए, और वो परिणाम क्या निकले? इलाहाबाद की संधि हो गई और बंगाल में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। ठीक है, जब इसका परिणाम हुआ तो उसमें कुछ चीज डिसाइड की गई। देखिए वहां से क्वेश्चन बनता है, आगे देखिए। अब बैटल ऑफ बक्सर तो हो गया और इससे ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई। अब जीत गई थी, कुछ संधि करेगी, कुछ ट्रीटी करेगी। तो इसका जो परिणाम हुआ, और इसका क्या परिणाम हुआ, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए, इसका कॉन्सिक्वेंस हुए क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि हुई और द्वैध शासन की शुरुआत। क्या होता है द्वैध शासन, कोई बताएगा? इसे इंग्लिश में बोलते हैं डायरची। इसे इंग्लिश में एक वर्ड है डायरची, इस वर्ड से इसको बुलाया जाता है। क्या बोला जाता है? द्वैध शासन क्या होता है? ये परिणाम किसका हो रहा है, समझ में आ रहा है? बैटल ऑफ बक्सर का। इलाहाबाद की संधि 2 हुई, एक हुई 12 अगस्त 1765 में और एक हुई 16 अगस्त 1765 में। वो सिर्फ मैं आपको ओरली बता दूंगा, वो सब आपका हिस्ट्री का टॉपिक है। मुझे ये बताइए दैव शासन क्या होता है, द्वैरकी क्या होता है? दैव शासन, अच्छा कोई बताएगा कि द्वैव शासन के जनक किसे कहा जाता है? क्वेश्चन आता है, हु वाज द फादर ऑफ डायरची सिस्टम? बताइए। दैव शासन के जनक कहा जाता है, ये लिनियस कार्टिस को कहा जाता है। लिख लीजिए, दैव शासक के जनक। क्वेश्चन पूछता है, द्वैव शासन के जनक लिनियस कार्टिस को कहा जाता है, लिनियस कार्टिस को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? लिनियस कार्टिस को कहा जाता है। दूसरा, बंगाल में दैव शासन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन आया है, बंगाल में दैव शासन की शुरुआत करने वाला व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट
क्लाइव। हो गया। और दैव शासन की शुरुआत हमें भारत शासन अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट में देखने मिलती है। ये तीनों फैक्ट लिख लीजिए। कहां पे देखने मिलती है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट 1999 वाला, 1919 वाला। ठीक है, क्लियर? सारे के सारे क्वेश्चन बनते इसलिए मैम ने। अब आप समझिए ये डायरची दैव शासन क्या होता है। मतलब एक जगह दो व्यक्ति शासन चला रहे हैं। अब बंगाल को तो उन्होंने जीत लिया। जब जीत लिया तो ईस्ट इंडिया कंपनी वहां पे क्या अपना शासन चलाती है, मगर वहां का नवाब कौन रहता है? अभी कोई बंगाल का नवाब कोई और रहता है। मतलब कौन रहता है? कौन रहता है? मीर कासिम। मीर कासिम वहां प्रशासन संभालता है, मगर वहां पे शासन कौन कर रहा है? ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है। तो एक अधिपत्य में, एक एरिया में दो व्यक्ति को शासन करना ही क्या कहलाता है? डायरची सिस्टम कहलाता है। क्लियर? आया समझ में कि नहीं आया? क्लियर हुआ ये वर्ड डायरची क्या होता है? सभी को हुआ? बताइए ना। हुआ? ठीक है, तो समझ में आया। चलिए, तो इसका परिणाम जो हुआ वो क्या हुआ इस युद्ध का? इलाहाबाद की संधि। तो एक इलाहाबाद की संधि होती है कब? 12 अगस्त 1765 में, जिसे ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद कहते हैं। वैसे ये नाम दिया था कभी अकबर ने, आजकल इसका नाम हो गया है प्रयागराज। और जब पहली ट्रीटी हुई तो क्या कहा गया? इस पहली ट्रीटी में लिख लीजिए, पहली ट्रीटी हुई तो इसमें बोला गया कि जो शाह आलम द्वितीय है, शाह आलम द्वितीय को पेंशन दी जाए। अब शाह आलम द्वितीय को पेंशन दी जाए 26 लाख, 26 लाख पेंशन दी जाए। इस पर डिसाइड हो रहा है ये। तो क्वेश्चन आता है कि कौन सा पहला मुगल था जिसको सबसे पहले अंग्रेजों ने पेंशन दी थी? तो बता दीजिए कि शाह आलम द्वितीय। एक चीज क्लियर हुई। दूसरी चीज यहां पे क्या हुआ? बंगाल में अब अंग्रेजों ने अपनी आधारशिला रख दी। इसका परिणाम क्या हुआ? अंग्रेजों ने अपनी आधारशिला रखी। तीसरा परिणाम क्या हुआ? बंगाल, बिहार और उड़ीसा जैसे जो क्षेत्र है ना, बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र की दीवानी मतलब होता है रेवेन्यू, दीवानी अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। अंग्रेजों को प्राप्त हो गई। और चौथा यहां पे क्या हुआ? कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र, कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र, कड़ा माणिकपुर आपने सुना होगा। एक शक्तिपीठ भी है यहाँ पे। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाउद्दीन खिलजी को यहीं पे धोखे से मारा था। कि वही जगह है, यूपी में पड़ती है ना? कड़ा माणिकपुर कहा जाता है। तो कड़ा और इलाहाबाद की जागीर अवध के जो नवाब थे ना, अवध के नवाब से छीन कर किससे दे दी गई? शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ये हुई भैया पहली इलाहाबाद की ट्रीटी में। ठीक है, अब मैं इसके ज्यादा अंदर जाऊंगा नहीं, जब अपन हिस्ट्री पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। ये परिणाम निकला, शाह आलम द्वितीय को पेंशन दे दिया गया। तो यहां से क्वेश्चन बनता है कि पहला मुगल जिसे पेंशन किसे मिली? तो शाह आलम द्वितीय को बोलेंगे। अंग्रेजों ने अपनी आधारशिला रखी और बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र की दीवानी मिल गई। और कड़ा और इलाहाबाद जागीर जो अवध के नवाब, जो कौन थे अवध के नवाब? कौन थे बताइए? सुजउद्दौला थे। तो उनसे छीनकर किसको दे दी? शाह आलम द्वितीय को दे दिया गया। ठीक है, तो ये पहली ट्रीटी में डिसाइड किया गया। अब इसके बाद जो दूसरी होती है इलाहाबाद की संधि 16 अगस्त 1765 में। तो इस पर आपको ज्यादा चेंज नहीं करना है, इस पर एक बस चेंज करना है आपको कि जो कड़ा और इलाहाबाद क्षेत्र, अब देखिए ये जो हुई थी, अच्छा जो पहली ट्रीटी हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी? इसको जरा लिख लीजिए। ये क्वेश्चन आता है किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच में हुई थी? शाह आलम द्वितीय के बीच में हुई थी। इन दोनों के बीच में हुई थी। मगर जब दूसरी वाली इलाहाबाद की संधि होती है तो ये किस किस के बीच में होती है? यहां भी होता है भैया रॉबर्ट क्लाइव होता है अंग्रेजों की तरफ से। और यहां पे जो होते हैं अवध के नवाब होते हैं, अवध के नवाब।
इन दोनों के बीच में होती है दूसरी वाली। अब देखिए ये वाली तो क्लियर हो गई संधि। अब ये वाली देखिए, जब यहां पे क्या डिसाइड किया गया, कड़ा और इलाहाबाद की जागीर अवध के नवाब को दे दी गई थी ना, तो यहां पे डिसाइड हुआ। अब ये टीटी अवध के नवाब की हुई, तो इसने बोला भैया मेरा जो क्षेत्र था वो मुझे वापस दे दो। तो कड़ा और इलाहाबाद की जागीर को छोड़कर शेष भाग अवध के नवाब को वापस यहां पे लौटा दिया गया। कौन सी टीटी में? इलाहाबाद वाली दूसरी टीटी में। इस पर लिख लीजिए इसको। और अंग्रेजों ने क्या चाल चला, बोला कि हम आपकी रक्षा करेंगे। किसकी रक्षा करेंगे? क्योंकि उनको अपनी सेना का पालन पोषण करना था। तो उन्होंने क्या चालाकी करी कि अवध के नवाब को बोला कि हम आपकी सुरक्षा करेंगे, भैया हमारी जितनी सेना है उसको आप अपने पास रखो, आप उसको रखो, आपकी सुरक्षा भी हो जाएगी और उनका पूरा खर्चा आप ही उठाओ। ये दूसरी टीटी में डिसाइड किया गया। समझ में आया? ये उनकी चाल थी। कौन की चाल थी? रॉबर्ट क्लाइव की। क्या डिसाइड किया दूसरे वाले में कि कड़ा और इलाहाबाद की क्षेत्र तो शाह आलम द्वितीय को दे दिए हैं, आप जो बचा हुआ क्षेत्र वो वापस हमारा लौटा दो। और अंग्रेजों ने बोला कि जो हमारी सेना है, जो हमारी आर्मी है, वो आपकी सुरक्षा करेगी और आपकी सुरक्षा करेगी और उनका खर्चा भी आप उठाइए। ये उनकी एक बहुत बड़ी चाल थी। समझ में आया? तो ये इलाहाबाद की संधि होती है जो इसका परिणाम होता है। अब यहां से अब अंग्रेज अपना क्या काम करते हैं, अब यहां से उनका पूरा आधिपत्य जम जाता है। तो मैंने बताया था राज्य व्यवस्था में किसी भी राज्य को बनाने के लिए 4 चीज चाहिए। तो 4 चीज अब मिल गई अंग्रेज को, मिल गई। क्या क्या मिल गई? एक क्षेत्रफल मिल गया, बिहार बंगाल उड़ीसा का क्षेत्र मिल गया। दूसरी जनसंख्या मिल गई। तीसरी क्या मिल गई? गवर्नमेंट मिल गई, खुद थे वो सरकार। और चौथी चीज क्या मिल गई? निर्णय लेने की क्षमता, संप्रभुता। जब चारों चीज मिल गई तो क्या बन जाता है वहां पे? राज्य बन गया। और राज्य बन गया तो अब इस राज्य को चलाने के लिए अंग्रेज क्या करेंगे? एक व्यवस्था बनाएंगे। और ये व्यवस्था किससे बनती है? मैंने बताया था नियम से। और नियम से बनती है तो यहां पे नियम बनाना शुरू कर देगा ब्रिटिश पार्लियामेंट। और ब्रिटिश पार्लियामेंट बना देगा तो वहां पे क्या अधिनियम बनने लगेंगे। और अधिनियम का परिणाम ही होगा कि अब यहां पे क्या हो गए, ढेर सारे एक्ट बनाए जाएंगे अंग्रेजों के द्वारा। पूरी कहानी समझ में आई? यहां तक आई? जो चीज मैंने आपको कल बताया था उससे सब पूरा रिलेट हुआ कि अब जब पूरी चीज मिल गई, क्षेत्र मिल गया, बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी क्षेत्र आ गया हमारे पास, जनसंख्या आ गई, वहां की सरकार आ गई, संप्रभुता मैंने कहा था, निर्णय लेने की क्षमता, जब सब कुछ मिल गया तो हमने बना दिया राज्य। और राज्य से क्या होती है? राज्य व्यवस्था पढ़ना। व्यवस्था मतलब होता है नियम, मौलिक नियमों के समूह। कल मैंने आपको बताया था वो मिल गया तो ब्रिटिश पार्लियामेंट यहां से अधिनियम बनाने लगेगी, एक्ट बनाना शुरू किया जाएगा। और उसका परिणाम हुआ कि अब अंग्रेज की जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ढेर सारे यहाँ पे अधिनियम बनाएगी अपने रूल करने के लिए। मैं भाई अगर कहीं जाता हूं, ये मान लीजिए मैंने कोई एक नई कोचिंग खोला, तो वहां पे मैं एक नए रूल्स बनाऊंगा ना, भाई आपका टाइम है ये आना, ये चीज मैनेज करना। इसी प्रकार जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई तो जो उनका क्राउन था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उन्होंने बोला कि अधिनियम तो हमारे यहाँ से बनेंगे पर तुम्हें वहां पे हमारे वाइसराय या गवर्नर जनरल रहेंगे जो आपके यहाँ पे क्या करेंगे? राज्य करेंगे। और वहां पे रेगुलेट करने के लिए हमें कोई नियम तो बनाना, क्योंकि भारत में इससे पहले कोई नियम था ही नहीं। किसी भी चीज को अगर चलाना है तो वहां पे नियम बहुत जरूरी ना। तो अब क्या करेंगे? ईस्ट इंडिया कंपनी ढेर सारे कानून बनाएगी। और देखते हैं हम वो कौन कौन से कानून है जिनको हमें पढ़ना है, जहां से हमारे क्वेश्चन आते हैं। देखिए इसका परिणाम क्या हुआ। अब देखिए तो 2 पीरियड आते हैं इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में। एक आता है 1773 से जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है, 1773 से जो एक्ट बनना शुरू हुए रेगुलेटिंग एक्ट से, वहां से लेकर 1833 तक के जो एक्ट आए, इस समय जो कंपनी का शासन रहा, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहता है भारत पर। ठीक है। उसके बाद एक जो एक्ट आए 1858 से लेकर 1935 तक, तो इस समय ब्रिटिश ताज रहता है। ब्रिटिश ताज, ये क्राउन कहते हैं हम इसे। क्या कहते हैं? क्राउन। समझ में आ रहा है? अब यहां पे देखिए, यहां पे जो भी कानून बनेंगे, देखिए यहां पे जो भी कानून बनेंगे उसको ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। यहां पे जो भी कानून रहेंगे, यहां पे लिख लीजिए, यहां पे जो भी कानून रहेंगे उनको कौन बनाएगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाएगी। मगर लागू कौन करेगा? लागू करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का कब समाप्त हुई और क्राउन शासन कब चालू हो गया। तो आपको बताना है 1858 में। कब से शुरू हो गया ब्रिटिश क्राउन? 1858 में। ठीक है। और ईस्ट इंडिया कंपनी कब तक रही? 1833 तक के जो कानून बने, मतलब यहां पे जितने भी नियम अभी एक्ट आएंगे अपने, उन एक्ट को ब्रिटिश पार्लियामेंट तो बनाई,
ब्रिटिश पार्लियामेंट मतलब कहां से, ब्रिटेन से बन के आते थे, मगर उनको लागू कौन करता था, हमारे यहाँ पे कौन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के वाइस राय और गवर्नर थे ना। अरे भाई मैंने आपको बताया था ब्रिटिश में क्या होता है, एक क्राउन था, क्राउन के नीचे ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, पार्लियामेंट के नीचे हमारे भारत में उन्होंने क्या रखा था, एक वाइस राय, गवर्नर जनरल, और उसके बाद आती थी हमारी सरकार जो कि बहुत पावरफुल नहीं थी। ये एक प्रोसेस चलती थी, क्लियर। उसी प्रकार तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पे जम गई तो उनको वहां से ऊपर से वहां से कानून बन के आते थे और उनको इम्प्लीमेंट कौन करती थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने सबसे पहला कौन सा एक्ट लाया, एक एक्ट आया जिसे कहते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। कब आया, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये सबसे पहला एक्ट आया था। इसके बाद क्या आया, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 में आया। ये डेट लिखिए, क्वेश्चन आता है। फिर लिखिए पिट इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1784, हमें यही सब पढ़ना है, इनके अंदर क्या है। फिर चार्टर्ड आ गए, और चार्टर्ड मतलब मैंने अधिकार बताया था, ईस्ट इंडिया कंपनी किसकी परमिशन से आई थी भारत में, 15 सालों का अधिकार लेके एलिजाबेथ प्रथम का बताया था, एलिजाबेथ प्रथम का परमिशन लेके आई थी, लास्ट क्लास में पढ़े थे ना, क्वेश्चन आया हुआ है, किसकी परमिशन लेके आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एलिजाबेथ प्रथम की 15 वर्षों का चार्टर, चार्टर मतलब होता है अधिनियम, वो अधिकार। और फिर यहाँ पे अब इसके बाद क्या आते हैं, कुछ चार्टर एक्ट आते हैं। तो चार्टर एक्ट आया, 4 चार्टर एक्ट आए थे, चार्टर एक्ट 1893, फिर द्वितीय चार्टर एक्ट आया 1813, तृतीय आया भैया 1833, और चौथा आया 1853। तो यहां तक के जितने भी कानून आए इनको भैया ब्रिटिश पार्लियामेंट बनाती थी, और हमारे यहाँ के जो इनके नेतृत्व करते थे, जो इनके वाइस राय, इनके गवर्नर थे, वो यहाँ पे क्या करते थे, लागू करते थे। यहां तक की कहानी। इसके बाद हम आ जाते हैं 1858 में, और 1858 में ब्रिटिश ताज या क्राउन का शासन शुरू हो गया। तो यहां पे जो कानून बनाता था वो कौन बनाता था, जो कानून बनाता था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही बनाता था, और लागू भी कौन करता था या एनेक्ट कौन करता था, तो वो भी क्या कौन करती थी, ब्रिटिश पार्लियामेंट करती थी। अब देखते थे कौन कौन से कानून आए, यहां पे भी लिखिए भारत शासन अधिनियम 1858, भारत शासन अधिनियम। क्लियर हो रहा है कि नहीं, कि ऊपर से जा रहा है, बताइए, ऊपर से तो नहीं जा रहा है, आ रहा है समझ में, है ना। और आ जाएगा आपकी जो क्लास में तो आपको बता दिया, और कल क्या हुआ था, और आ जाएगा आपको, है ना। अभी जो आपको बताया बाकी वो क्लियर है अच्छी तरह से। चलिए, तो भारत शासन अधिनियम 1858 आया, जिसपे डिसाइड किया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके यहाँ पे ब्रिटिश ताज या क्राउन शुरू हो जाएगा। तो ये इनके टाइम में आया। दूसरा आया भारत परिषद अधिनियम, ये 3 आए, ठीक है। भारत परिषद अधिनियम, इसे इंडियन काउंसिल एक्ट कहते हैं। इसी के तहत आपको 3 हाई कोर्ट देखने मिलती है। जब मैं एक्ट पढ़ाऊंगा तो आपको सब बताऊंगा। 1861 में तो भारत परिषद अधिनियम आया। भारत परिषद अधिनियम कब आया, 1861, ये पहला था, ठीक है, 3 आए थे। फिर आएगा 1892 में, और फिर जो तीसरा वाला आता है भारत शासन परिषद अधिनियम, तीसरा वाला, इसको एक नाम से और बोला जाता है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909। और इसके बाद एक और आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। और इसके बाद आता है भारत शासन अधिनियम 1935, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935। यहां तक अंग्रेज अपना एक्ट बनाते रहे। इसके बाद
आप लोग को पता होगा एक और अधिनियम आएगा, ये बाद में हम इंडियंस आ जाएंगे। यहां तक की कहानी क्या हुई, अंग्रेजों के द्वारा बनाते गए। अब जब ये बनाते गए, अब इसके बाद क्या होता है, अब यहां से यात्रा शुरू होती है भारतीय संविधान की, मतलब भारतीय संविधान बनाने की यात्रा शुरू होती है। तो इसके बाद अब हम देखेंगे, ये लिख लीजिए पहले, यहां तक के अधिनियम को हमें पढ़ना है, इनके अंदर क्या क्या दिया गया है, क्वेश्चन आते हैं, और इसके बाद यात्रा शुरू हो जाएगी। अब देश आजाद होने वाला है हमारा 1947 में, तो अब भारत में भारतीय संविधान की यात्रा शुरू हो जाएगी। अगस्त प्रस्ताव आएगा, क्रिप्स मिशन आएंगे, बेबल हो जाएंगे, मतलब यहां पे जोर पकड़ लेता है कि भैया हमें आजादी चाहिए, करो या मरो का नारा दिए थे ना गांधी जी ने, किस पे, भारत छोड़ो आंदोलन में, क्विट इंडिया मूवमेंट में, कि अब कुछ हो जाए, अब तो भैया हमें आजाद होना ही है। सीधी सी बात है ना, तो वही चीज बता रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, यहां तक अंग्रेज बनाए, और इसके बाद अब क्या हो जाएंगे, भारतीय संविधान की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसको लिख लीजिए, फिर बता रहा हूं, लिख लीजिए जल्दी से। ये डेट आप लोग याद रखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, चार्टर अधिनियम पहला कब आया, ऑप्शन में रहेगा 1893, 1813, 1833, 1853, तो 1893 आपको बताना है। भारत शासन अधिनियम 1858 में, भारत शासन अधिनियम कब आया, तो आपको बताना है 1858। एक मिस हो गया है, एक यहां पे ऐड और कर लीजिए, विशेष अधिनियम 1786, यहां पे एक ऐड कर लीजिए, विशेष अधिनियम, स्पेशल एक्ट 1786। ये डेट पूछ सकता है, पहले ही क्वेश्चन आता है रेगुलेटिंग एक्ट किस सन में आया, तो आपको बताना है 1773, 1773, लिख लीजिए। देखिए, अंग्रेजों ने हमारे यहां राज तो किया, पर हमें दिया भी बहुत कुछ। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेलवे। जो लॉर्ड डलहौजी के समय वो शुरुआत होती है, उन्हें फादर ऑफ रेलवे भी कहा जाता है, फादर ऑफ रेलवे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को, जो 16 अप्रैल 1853 में शुरुआत हुई थी। तो एक बहुत बड़ा योगदान है, जिससे कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, सबसे ज्यादा वर्करों को वो नौकरी देती है। तो ऐसी बहुत सी चीजें, मुगल्स आए हमारे यहाँ पे लूटे, मतलब आज टूरिस्ट डिपार्टमेंट को कितनी आमदनी होती है, ताजमहल, लाल किला, जो उनके आर्किटेक्ट हैं, उनके मॉन्यूमेंट बने हैं, वो कैसे बने हैं, तो उनसे हमारी कहीं ना कहीं आमदनी होती है। तो हर चीज का प्रोज एंड कॉन होता है। उन्होंने हमको लूटा, काफी चीज हमारे यहाँ से ले गए, बहुत ऐसी ऐसी स्पेशल चीज थी वो जो यहाँ से ले गए, अपने वहां पे रख लिए, मगर दिए भी बहुत कुछ है। ये भी है, हर चीज का प्रोज एंड कॉन। उन्होंने राज किया यहाँ पे, तो बहुत सी चीज को दिया भी है। आप कुछ समझ सकते हो, जो आज आप देखते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी देखते हैं, उतना हम एडवांस, उतने डेवलप कहाँ थे हम, है ना। चलिए, हो गया, ये लिख लिए। अब देखिए, इसके बाद भारतीय संविधान की यात्रा शुरू हो जाती है। तो अगस्त प्रस्ताव आ जाता है। कब आया था अगस्त प्रस्ताव, 1940 में अगस्त प्रस्ताव, 1940। फिर आ जाता है क्रिप्स मिशन, कब आया था, 1942। उसके बाद आता है वेबल योजना, वेबल योजना 1945। शिमला समझौता, शिमला एग्रीमेंट, उन्नीस सौ पैंतालीस। फिर होता है लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा होती है 3 जून 1947 को, ठीक है। और 3 जून 1857 में मध्य प्रदेश से नीमच छावनी से सबसे पहले 1857 की क्रांति भी शुरू हुई थी, वो 1857 है, ये 1947 थी माउंटबेटन योजना। एक एक फैक्ट पूछता है। और इसके बाद भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, भारत स्वतंत्रता अधिनियम आ गया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत कहा गया कि अब भारत और पाकिस्तान दो अधिपत्य राज्य बन जाएंगे, दो अधिपत्य राज्य हो जाएंगे। तो 14 अगस्त 1947 को हमसे अलग कर लिया कौन, पाकिस्तान, और इधर भारत राज्य बन गया। कोई है जो बताएगा पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या होता है?
पाकिस्तान का फुल फॉर्म क्या क्या होता है, कोई बताएगा? अभी तक पाकिस्तान अपने आप को कौन कौन से क्षेत्र में मानता है? कोई है जो बताएगा? पी से अभी भी वो मानता है पंजाब, अफगानिस्तान, कश्मीर, इंदस मतलब सिंधु का क्षेत्र, और एक सिंध। ये सिंध का क्षेत्र जो होता है, कहां पे है ये सिंध का क्षेत्र? ये आपको गुजरात के आसपास दिखेगा। और तान से जो होता है वो होता है बलूचिस्तान। इसको अभी भी अपने मैप में दिखाता है पाकिस्तान। समझ में आ रहा है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कश्मीर, सिंधु, इंदस और बलूचिस्तान, ये पाकिस्तान अभी अपना आधिपत्य मानता है। तो यहां तक यात्रा आपको समझ में आई? आई कि नहीं आई? चलिए लिख लीजिए इसको, ये हो गया। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। भारत स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? लॉर्ड माउंटबेटन की घोषणा कब हुई? डिक्लेरेशन कहते हैं घोषणा को। शिमला समझौता, ये शिमला एग्रीमेंट कब हुआ? ये हुआ था इंदिरा गांधी, नहीं वो 1972 वाला था। बेबल योजना कब आई? क्रिप्स मिशन कब आया? अगस्त प्रस्ताव कब आया? संविधान सभा भी बनी, लिख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भी बनी। इसको तो पूरा डिटेल में पढ़ना है हमें। ये मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में काम आएगा अपने, है ना? संविधान सभा, तभी तो वहां से निकल के आएगा संविधान। संविधान सभा कब बनी थी? 1946 में। कब भारत पहुंची? इस सारे क्वेश्चन आते हैं। यहां तक क्लियर? तो ये सब चीज को हमें पढ़ना है। कौन कौन से एक्ट मैंने आपको बताया, ये समझ में आया? ये एक्ट कौन बनाता है, कौन लागू करता है, ये एक्ट किसके समय आया, कौन लागू करेगा, और इसके बाद भारतीय यात्रा कहां शुरू हुई और कहां से फिर क्या कानून बनता है, पूरी की पूरी कहानी समझ में आई? चलिए अब देखिए, चलिए अब एक जो मैंने अधिनियम जो शब्द आया अभी अपने में, आप लोगों को पता है अधिनियम क्या होता है? बताइए, ये नोट कर लिए ना आप लोग? देखिए, एक शब्द होता है अधिनियम। अधिनियम को इंग्लिश में बोला जाता है एक्ट, और एक होता है विधेयक, इसे इंग्लिश में बोला जाता है बिल। ये क्या होता है ये पता है? आपने सुना होगा, रोज सुनते होंगे, क्योंकि मोदी सरकार में तो सबसे ज्यादा अधिनियम बनते हैं और विधेयक पास होता है। हाँ बताइए क्या होता है? देखिए, आप लोग ने सुना होगा, हमारे यहाँ पे केंद्र की बात कर रहे हैं, अभी केंद्र में बात कर रहे हैं। एक होती है संसद, होती है, एक होती है राज्यसभा, और एक होती है लोकसभा। एक हमारा कोड है, लिख लीजिए, सरल। सरल मतलब होता है सात से संसद, राज्य से राज्यसभा, जिसे अपर हाउस भी कहा जाता है, और ये कभी भंग नहीं होती। और तीसरी होती है लोकसभा, जिसे जनता का सदन कहते हैं, ये मंत्रिमंडल के प्रति दायित्व करता है। संसद 3 लोग कर मिलकर बनती है, राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन एमपीपीएससी प्री 10 दिन पहले आया है, राज्यसभा और लोकसभा। ये 3 लोग कर मिलकर बनाती है क्या? संसद। क्या बनती है? संसद। डायरेक्ट क्वेश्चन आया संसद। और अगर आपसे पूछेगा किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो याद रखिए 79, 80 और 81। याद रखने की भी आपको जरूरत नहीं है। अगर कभी पूछेगा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद का वर्णन है, तो 79, राज्यसभा 80 में, और लोकसभा किस में दिया गया है? अनुच्छेद 81 में। और इसके बाद भी अगर पूछ ले राज्यों की विधानसभा, देखिए, क्योंकि जैसी संसद होती है वैसे राज्यों में विधानमंडल होता है। जैसे राज्यसभा होती है केंद्र में, वैसे राज्यों में विधान परिषद या मिनिस्ट्री ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। जैसे लोकसभा केंद्र में होती है, वैसे विधानसभा होती है राज्यों में। यहां से एमएलए बनते हैं सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते जी, कहां से बनते हैं? लोकसभा से। और हमारे यहां से क्या बनते हैं? विधानसभा से। जो एमएलए बनते हैं, कौन बनते हैं? मामा शिवराज सिंह चौहान, बुधनी, सीहोर से, जहां चुनाव लड़ते हैं। समझ में आ रहा है? तो इनका भी आर्टिकल आजकल पूछने लगा। तो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक बस काम करना है, 89 प्लस कर दीजिए। 89 प्लस कर देंगे तो 168 आ जाएगा, इसमें प्लस कर देंगे तो 169 आ जाएगा, और इसमें प्लस कर देंगे तो 170। तो हर राज्यों की विधानमंडल किस अनुच्छेद में दिया गया है? 168 में।
स्टेट लेजिस्लेचर कहा जाता है। ये क्लियर हो गया। 169 में क्या दिया गया है? राज्यसभा। और राज्यसभा जैसी राज्यों में क्या होती है? तो विधान परिषद होती है। तो हमारे यहां पे विधान परिषद है कि नहीं? नहीं है। कितने राज्यों में है भारत में? कितने राज्यों में है? हाँ, नहीं, 6 राज्यों में है। क्वेश्चन आता है, ये बता रहा हूं मैं आपको। और 170 में क्या आ जाएगी? विधान सभा। इतनी चीज समझ में आई। अब विधानमंडल भैया किन किन को मिलकर बनता है? भैया देखिए, केंद्र में राष्ट्रपति है, तो राज्यों में कौन होता है? उसका छोटा भाई कौन होता है? राज्यपाल। तो संसद, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा से मिलकर बनती थी ना, तो विधानमंडल, राज्यपाल, जहां पर विधान परिषद है तो विधान परिषद, और नहीं है तो विधानसभा। ये 3 को मिलकर बना सकते हैं। विधानमंडल, राज्यसभा, विधान परिषद और विधानसभा से मिलकर बनती है। जहां पर विधान परिषद है तो ठीक है, नहीं है, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, राज्यपाल और विधानसभा से मिलकर हम विधानमंडल बना देंगे। और विधान परिषद जो होती है, ये जो विधानसभा होती है ना, वहां से 1/3 वोटिंग करवाना पड़ता है। समझ में आ रहा है? सॉरी, 2/3। 2/3 लोग वहां पे बहुमत देंगे कि भैया 2/3 लोग, भैया आप नई विधान परिषद बनाइए, तब जाके वहां पे निर्माण होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपर हाउस। जैसा सेम वहां पे राज्यसभा है, वहीं पे सब कुछ यही है। इसकी 6 साल है उम्र, 6 साल का टेन्योर है, इसकी भी 6 साल है। इस पे चुनाव लड़ने की कितना है? 30 साल है। यहां पे भी कितनी है? 30 साल है। लोकसभा में कितनी है? 25 साल है चुनाव लड़ने की उम्र। यहां पे भी कितनी होगी? 25 साल होगी। समझ में आ रहा है? यहाँ का टेन्योर 5 साल है, तो यहाँ का भी टेन्योर कितना होगा? 5 साल होगा। बस इनका छोटा भाई है ये, और कुछ नहीं। 89 आपको जोड़ लेना, राज्यों की भी आपकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर? चलिए, ये चीज समझ में आई। तो ये हमारे एमपी में, इनको हम चुनते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमारी बात आ रही थी अधिनियम और विधेयक क्या होता है, ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं आपको बताने वाला था विधान परिषद। तो विधान परिषद जो होता है, ये विधानसभा से इसका निर्माण होता है। 2/3 से वहां पे बहुमत मिल जाती है, तो वहां पे हम क्या बना देते हैं? ये क्या बना देते हैं? विधान परिषद बना देते हैं। और ऐसी विधान परिषद भारत में 6 जगह है, और वो पहले 7 थी, मगर आपको पता होगा अभी कि जम्मू कश्मीर जो था उसको विधानसभा क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। पहले केंद्र शासित प्रदेश था, तो जम्मू और लद्दाख को क्या कर दिया गया है? क्या कर दिया गया है? विधानसभा क्षेत्र कर दिया गया। तो वहां से विधान परिषद हट गई है। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ये जब किया गया था, ये तारीख है 31 अक्टूबर 2019 को हटाया गया था। तो अब पूछेगा भारत में कितनी विधान परिषद है, तो क्या बोलोगे? 6। उसका कोड लिखिए, कहां पे है 6? लिखिए ताज कुंभ। क्या लिखिए? ताज कुंभ। ताज कुंभ में अब यहां पे लिखिए, जम्मू को हटा दीजिए क्योंकि अब हट चुकी है। अब कितनी जगह है? 1 2 3 4 5 6। तो टी से आता है तेलंगाना, जिसकी कैपिटल है हैदराबाद, और शायद तक आने वाले समय में तेलंगाना का नया नाम चेंज होने वाला है भाग्यनगर, है ना। ये करंट से मैं आपको अपडेट बता रहा हूं। बहुत बड़ा शहर है हैदराबाद, है ना। कुतुब वंश के शासक कुतुब अली शाह ने बसाया था, और चिकलिस खाका एरिया है, और भारत की मोस्ट पॉपुलस, मतलब 5th मोस्ट पॉपुलस सिटी है। और वहां से बहुत इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है, क्योंकि हाईटेक सिटी कहा जाता है। 70 लाख करीब के आसपास जनसंख्या है हैदराबाद की। कभी पढ़ेंगे अपन हैदराबाद, उसी को बसाए थे चिकलिस खान है। तो वो आती है तेलंगाना की राजधानी। तो एक तेलंगाना में है। ए से है आंध्र प्रदेश, उसी के किनारे बसा हुआ, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य। ठीक है, उसके बाद आता है के से कर्नाटक, कर्नाटका, है ना। बोमानी सरकार की पार्टी चलती है यहां पे। ठीक है, और यहां पे इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यहां के मध्य प्रदेश के नागदा के रहने वाले थावरचंद गहलोत यहां पे क्या है? राज्यपाल है। ठीक है, और इसके बाद आता है यू से, जहां पे चुनाव हुआ था, जहां पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, यूपी। और एम से है क्या? महाराष्ट्र, जहां पे पॉलिटिकल क्राइसिस इतना चला है अभी। एकनाथ शिंदे नए सीएम बन गए वहां पे, और राज्यपाल बन गए कौन? कौन है? भगत कोश्यारी जी। 48 19 288 वहां की सीट है, और वहां पे अब गठबंधन हो चुका है, कोलिशन हो चुका है, किसके साथ? एनडीए सरकार के साथ। और नए सीएम मिल गए हैं एकनाथ शिंदे जी, जो कि शिवसेना से आते हैं। कभी बाला साहब ठाकरे ने 1966 में शिवसेना की स्थापना करी थी। उनके बाद उनके बेटे आए उद्धव ठाकरे, मगर वो चला नहीं पाए। और उनके बाद एकनाथ शिंदे जो शिवसेना पार्टी से हैं, तो उन्होंने बीजेपी के साथ गठबंधन कर लिया, और वहां पे डिप्टी सीएम बना दिया किसको?
देवेंद्र फडणवीस को। कभी चर्चा करेंगे अपन पॉलिटिकल क्राइसिस महाराष्ट्र की। और बी से आता है नीतीश कुमार, जहां पर है बिहार। ये 6 जगह विधान परिषद है अभी भारत में वर्तमान में एट ए टाइम। क्लियर, कोड याद रखना है आपको। ताजकुम पहले 7 होते थे, मगर जम्मू हट चुका है। क्यों? क्योंकि वहां पे क्या कर दिया, विधानसभा लागू कर दी गई है। 31 अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया था। क्लियर? वो सॉरी मैंने थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। 31 अक्टूबर 2019 को वहां से नहीं ठीक है, ठीक क्लियर है। उसी समय इसको वहां पे क्या किया था, वहां से क्या घोषित कर दिया गया था, है ना। 31 अक्टूबर 2019 की डेट थी। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को क्या कर दिया था, एक विधानसभा क्षेत्र बना दिया गया था। तारीख है 31 अक्टूबर, मतलब ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दिवस के दिन का है, ठीक है। 31 अक्टूबर, उसी दिन सबसे बड़ा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी बनी थी, राम सुतार ने बनवाया था सरदार वल्लभ भाई पटेल की, उसी दिन की बात है। क्लियर? चलिए, क्यों? क्योंकि उन्हें यूनिफिकेशन, एकीकरण का जनक कहा जाता है। अभी अपन उनके बारे में पढ़ेंगे अपने संविधान में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन पोलो 5 दिन चला था, जब पाकिस्तान ने जब पैसे दिया हैदराबाद को और बोला कि आप हमारे साइड आ जाइए, 10-12 करोड़ दिया, तो पूरा हैदराबाद जो कुतुब अली शाह था वो पूरा पाकिस्तान जाने लगा। फिर सरदार पटेल ने बोला कि नहीं भैया, हम मान नहीं सकते। उन्होंने बुलाया अपनी आर्मी और 5 दिन ऑपरेशन पोलो चलाया और बोला भैया भारत में शामिल करो। तो आज आंध्र प्रदेश, हैदराबाद आपको भारत में देखने मिलता है, नहीं तो आज वो हमारे पास नहीं रहता। वो उन्हीं की देन है, इसलिए उन्हें एकीकरण का जनक कहा जाता है, यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। 31 अक्टूबर 1875 में उनका जन्म होता है और 1950 में उनकी डेथ होती है। और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बनते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। सिविल सर्विस के लिए भी उन्होंने बहुत काम किया था, उनके बारे में पढ़ना है भी हमें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं वो, है ना। और पहले सूचना और केंद्र मंत्री भी रह चुके हैं, और उप प्रधानमंत्री भी पहले वही थे, डिप्टी पीएम, है ना, बताऊंगा मैं आपको। चलिए, क्लियर? यहां तक की सीट क्लियर हो गई। चलिए, अब ये आए हैं तो यहाँ की सीट लिख लीजिए, याद हो जाएगी आपको। तेलंगाना की क्या सीट है, देखिए, लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, ऐसे करके लिखिए 3। तो तेलंगाना में जो लोकसभा की सीट है कितनी है, तो बताएगा? 17-7 119। आंध्र प्रदेश में कितनी है? 25-11 175। कर्नाटक में कितनी है? 28-12 224। और यूपी में, जहां पर सबसे ज्यादा राज्यसभा, जहां सबसे ज्यादा विधानसभा सीट है, कितनी? 80-31 403। और यहां की विधान परिषद की सीट भी लिख लीजिए 100। और बिहार में भी है भैया, बिहार में भी लिख लीजिए 40-16। इस सीट भी लिख लीजिए। और मध्य प्रदेश की तो आपको याद ही होगी, बताने की जरूरत भी नहीं है, 29-11 230। महाराष्ट्र की बता दिया क्या? महाराष्ट्र की इंपॉर्टेंट है, अभी यहां पे चल रहा है। यहां पे कितनी है? 48-19 288। बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, क्योंकि यहाँ पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहा है, ठीक है। तो लिख लीजिए। एक दिन मैं पूरे भारत की जितनी स्टेट है सबकी लिखवा दूंगा आगे, जब हम पढ़ेंगे जब राज्यों को। तो इतनी चीज समझ में आई आपको। अब बात आती है हमारी अधिनियम और विधेयक। अब देखिए, मान लो मुझे कोई कानून पास करवाना है, चाहे वो राज्य के विधानमंडल में करवाना हो या केंद्र में करवाना हो, क्योंकि राज्य भी अपने कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है। भाई, अगर मुझे विधायक है, जो विधायक लोग को अगर राज्यों में कानून बनाना तो वहां पे विधायक बनाएंगे, और केंद्र में अगर करना है तो लोकसभा सांसद बनाएंगे। तो चलिए मैं केंद्र में बनाता हूं, मुझे कोई भारत में एक कानून बनाना है जुबा केसरी के लिए। मैंने एक लिस्ट तैयार किया जुबा केसरी के लिए, लॉसेस हो रहे हैं, तो मैंने उसके बारे में मैनिफेस्टो तैयार करा, और उस मैनिफेस्टो को कहां रखता हूं, या राज्यसभा में रखता हूं या लोकसभा में रखता हूं, किसी भी एक सदन में मैं रखता हूं। मैं एक सांसद हूं और मैंने उसको क्या किया, एक जुबा केसरी के ऊपर मेरे को कानून बनाना है, मैंने उसके बारे में पूरी डिटेल लिया और कहां पे रख दिया, राज्यसभा में। वहां से 2/3 से वो बहुमत पास हो गया, तो वो कहां जाएगा, लोकसभा में जाएगा। जब लोकसभा में या राज्यसभा से एक बार भी अगर पास हो जाता है तो उसे हम बोलते हैं विधेयक, या बिल में उसको गिना जाता है। और इसके बाद जब दोनों सदन से पास हो जाता है, दोनों सदन से जब पास हो जाता है तो ये कहां जाता है, महामहिम के पास। महामहिम राष्ट्रपति के पास जाता है, और महामहिम गजट पेपर में एक सरकारी पेपर होता है, उस पर ये क्या करते हैं, अपने हस्ताक्षर करके, और वो पूरे देश में लागू हो जाता है। और जब उनकी साइन हो जाती है तब उसको बोला जाता है अधिनियम, एक्ट। अब क्लियर हुआ? अब वो चाहे विधेयक राज्यसभा में बस पास होकर वापस रिटर्न हो जाता, ये कहीं से हो जाता, वो विधेयक की गिनती में आ जाता है।
क्लियर हुआ? समझ में आया विधेयक क्या होता है, बिल क्या होता है? अब देखिए और एग्जांपल समझाता हूं मैं आपको। एक बिल आया था हमारे पास 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संविधान संशोधन आया था। ये किससे संबंधित था? जीएसटी से संबंधित था गुड सर्विस एंड टैक्स से। इसका जो बिल था वो कौन सा था? 122। तो इसके लिए क्या किया गया होगा? जीएसटी के लिए पहले राज्यसभा या लोकसभा में रखा गया होगा, फिर उसके बाद राष्ट्रपति ने साइन कर दिया और ये संविधान संशोधन होके बन गया। क्योंकि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में और 368 पावर देता है कि आप किसी भी चीज में संविधान संशोधन कर सकते हो, समय के अनुसार उस पर चेंज कर सकते हो, या कोई नियम नया लाना है तो ये शक्ति हमें भारतीय संविधान में वर्णन है भाग 20 में। और ये हमने किस देश से ली थी? साउथ अफ्रीका से ली गई थी। सिरिल रामाफोसा वहां पे क्या है? प्रेसिडेंट है, और उसकी जो कैपिटल है वहां पे केप टाउन है, उसे कमर्शियल या वाणिज्य कैपिटल कहा जाता है। फ्लॉमटेक करके वहां पे न्यायिक कैपिटल है। ऐसी 3 राजधानी, जैसे आंध्र प्रदेश की 3-4 राजधानी है ना, वैसे वहां पे भी राजधानी है। और रेंड करके वहां की करेंसी चलती है, तो हमने वहां से लिया था। साउथ अफ्रीका में एक देश है किम्बरले नाम की, एक हीरे की खदान बहुत फेमस है। जोहान्सबर्ग वहां पे सोने के लिए बहुत प्रसिद्ध है। समझ में आ रहा है? तो 122 आया, इसके बाद 102 आया। एक 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया। ये किससे संबंधित था? ये ओबीसी से संबंधित था। इसमें ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अभी मैं बता रहा हूं ये संवैधानिक दर्जा क्या होता है। ओबीसी को संवैधानिक दर्जा दिया गया किसके तहत? 102 संविधान संशोधन के तहत, और बिल था 123। समझ में आ रहा है? और ये बात है कब की? 2018 की। 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ था ना जीएसटी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और 130 संविधान संशोधन आया। इसका बिल नंबर था 124। ये बिल समझ में आ रहा है? लोकसभा राज्यसभा से पास हुआ होगा, फिर राष्ट्रपति साइन हुआ होगा, तो संविधान संशोधन बन गया। तो 130 आया, तो इसमें किसकी बात की गई थी? ईडब्ल्यूएस की बात की गई थी। भैया हम श्रमणों को 10% आरक्षण देंगे, इसकी बात की गई थी। क्लियर? इसके बाद आया 104 संविधान संशोधन, बिल था 126। तो 125 कहां गया बताइए? इसमें क्या बात की गई थी? इसमें एसटी एससी का जो रिजर्वेशन होता है उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 10 वर्षों के लिए। आपको पता होगा जो एसटी एससी रिजर्वेशन होता है उनको क्या किया जाता है? हर 10-10 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। तो इस संविधान संशोधन को लाके किया गया था। और एक और अभी लेटेस्ट आया है 127वां बिल, और 105 संविधान संशोधन हो चुके हैं, जिसमें किसके लिए आया था? ये भी ओबीसी से संबंधित था। अब ओबीसी से तो 2 संबंधित है, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? अभी लेटेस्ट 105 आए हैं और बिल हो गए 127। ये 2020 में आया था। देखिए यहां पे क्या किया गया था कि जो ओबीसी कास्ट थी, अदर बैकवर्ड क्लासेस या अन्य पिछड़ा वर्ग, इसको अभी तक संवैधानिक दर्जा प्रावधान नहीं था। मतलब मान रहे थे कि एक पिछड़ी जाति है ये, मगर अभी तक इसको संवैधानिक दर्जा में कोई प्रावधान नहीं था। मगर जब ये एक्ट आया तब 338 अनुच्छेद के 338 बी के तहत इसको क्या कर दिया गया? एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। एक दे दिया गया। दूसरी चीज क्या छीन लिया गया कि पहले राज्यों को पावर था कि आप किसी भी कास्ट को ओबीसी की लिस्ट में डाल सकते हैं, मगर ये वाला संविधान संशोधन से उनको बोल दिया गया कि भैया ये पावर हम छीनकर अब केंद्र को दे देते हैं। केंद्र डिसाइड करेगी हम किसको ओबीसी में डालना है। ठीक है? क्योंकि मराठा आरक्षण उस समय बहुत ज्यादा चर्चित में चल रहा था। आ रहा है क्लियर? पर बाद में फिर 105 संविधान संशोधन आया और इसमें बोल दिया गया कि भैया ओबीसी की जो शक्ति थी, ओबीसी की लिस्ट में डालने की शक्ति वापस हम किसको दे देते हैं? राज्य को दे देते हैं। तो उसके तहत 105 संविधान संशोधन आया था, जिसे बिल 127 हम कहते हैं। क्लियर? मैं अभी इसके बारे में और आपको बताऊंगा। पूरा अमेंडमेंट तो अपन को पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी बस ये लेटेस्ट आपको बता दिया जो अभी करंट के हैं, तो आपके काम आ जाएगा। क्लियर? किस किस में क्या क्या बात हुई, सब चीज क्लियर? पूरी चीज समझ में आई? आई कि नहीं आई? चलिए, तो अधिनियम और बिल मेरे ख्याल से अब आपको पूरी तरह से क्लियर है। क्लियर? क्लियर है कि नहीं है? है? चलिए आगे देखते हैं। अब हम और कुछ शब्द हैं, जैसे संविधान में 4 पिलर होते हैं। क्वेश्चन आया है, एक होता है कार्यपालिका, एक होता है विधायपालिका, एक होती है न्यायपालिका, और संविधान का चौथा पिलर कहा गया है मीडिया। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कि संविधान का चौथा पिलर किसे कहा गया है? मीडिया को। क्यों? क्योंकि उससे पारदर्शिता आती है, ट्रांसपेरेंसी आती है। वो तो अब हमारे यहाँ पे भ्रष्टाचार की संख्या ज्यादा है। जैसे आप आज तक का चैनल ले लो, अरुण सूरी का, तो भी वो बिका हुआ है, पूरा बीजेपी प्रो है। अगर आप एनडीटीवी ले लीजिए तो वो भी प्रणय रॉय का, वो भी चैनल पूरा बिका हुआ है। तो मीडिया को कहा गया है वो किसके लिए? पारदर्शिता के लिए कहा गया है।
मगर यहाँ पे सारे के सारे चैनल बिके हुए हैं। रजत शर्मा आते हैं, उनका भी यही है। थोड़ा सा रवनीश कुमार का थोड़ा सा अच्छा है, एनडीटीवी में जो आते हैं, जिन्होंने रेमन मैक्स से अवार्ड भी जीता है, तो उनका थोड़ा सा ऑथेंटिक लगता है। पर कहीं ना कहीं वो भी सब बीजेपी प्रो हैं, क्योंकि आज तक कभी उन लोग उनकी कमियां नहीं बताते, हमेशा उनकी उपलब्धियां बताते हैं। ये दिखाता है कि ये पूरा उनका, तो मीडिया भी आजकल पूरी की तरह प्रो हो गया। मगर मीडिया जो है उसे फोर्थ पिलर कहा गया है संविधान का, ये क्वेश्चन आ चुका है। तो संविधान के 4 पिलर होते हैं, देखते हैं कौन कौन से पिलर होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पिलर होते हैं। एक पिलर होता है क्या, मैंने भी बताया आपको, विधायी पालिका। दूसरा होता है कार्यपालिका, और तीसरा होता है भैया कौन सा, न्यायपालिका, और चौथा होता है मीडिया। इसे कहते हैं इंग्लिश में जुडिशरी, कार्यपालिका को कहते हैं एग्जीक्यूटिव, और विधायी पालिका को कहते हैं क्लियर। अब देखिए विधायी पालिका मतलब क्या होता है, विधि, मतलब जो कानून बनाते हैं, जो कानून बनाते हैं, तो कौन आते हैं हमारे, एमएलए आते हैं, एमपी आते हैं, विधायक आते हैं कि नहीं। तो ये जो है ये काय में आते हैं, विधायी पालिका में, जो कानून बनाते हैं। समझ में आ रहा है, तो उनको अंग माना गया है, पार्ट माना गया है संविधान का। तो एमएलए एमपी जो कानून बनाते हैं, इन्हीं लोग तो बनाते हैं ना भाई, इन्हीं लोग तो प्रस्ताव रखेंगे अपने अपने क्षेत्र का। फग्गन सिंह कुलस्ते जाके बोलेंगे भैया हमें मंडला में फ्लाईओवर चाहिए, तो यही तो रखेंगे वहां पे। समझ में आ रहा है, तो ये रखेंगे वहां पे, पास होगा बिल, तब तो भारत का विकास होगा। तो एमएलए एमपी, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, ठीक है, और यहां से पास होता है। तो जो कानून बनाते हैं वो क्या होते हैं, विधायी पालिका। अब जो इस कानून को बन गया कानून, अब इसको लागू करना है, तो लागू करना है तो पीएम है, योजनाएं जो होती हैं, ब्यूरोक्रेस्ट है, ब्यूरोक्रेस्ट मतलब जो सिविल सर्विस के अधिकारी हैं, डिप्टी कलेक्टर्स, कलेक्टर, ये क्या करते हैं, इस योजना को इंप्लीमेंट करते हैं, लागू करते हैं कि आखिरी व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो वो किस पे आते हैं, कार्यपालिका में आते हैं। कानून बना दिए इन्होंने, अब इनको आखिरी तक पहुंचाने का काम क्या करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स और ये अधिकारी लोग करते हैं, जनता तक पहुंचाने का। जनधन योजना बनी 28 अगस्त 2016 की, यहां पे इसके बारे में बात किया गया, इन्होंने प्रस्ताव रखा, बात किया, यहां से पास हो गया, पास हो गया। अब जनधन योजना बन तो गई, अब उसको लोगों तक भी तो पहुंचाना है, तो कौन काम करेगा, उनके बीच में क्या कहते हैं, मीडिएटर होते हैं जनता और सरकार के बीच में, जैसे कलेक्टर, एक बहुत पावरफुल पोस्ट होती है सिविल सर्विस से, आप जानते होंगे, डिप्टी कलेक्टर, ये सब क्या करते हैं, मीडिएटर होते हैं, ये बीच का काम करते हैं, ठीक है। कि दो व्यक्ति के बीच में अगर आपको कोई चीज सुनना है, आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही, तो आप किसके पास जाते हैं, पीएम के पास, वो तो बहुत बाद में जाते हैं, पहले क्या है, सीडी कलेक्टर के पास जाते हैं, जन सुनवाई होती है मंगलवार को, ये तो नियम है। तो ये इनको लागू करने की बात करते हैं। अब इन दोनों के बीच में मान लो कोई डिस्प्यूट है, अगर कोई डिस्प्यूट है, कोई विवादित स्थिति आ गई, कोई ऐसा कानून बन गया जो केंद्र ने तो बना दिया मगर राज्य के लिए सही नहीं है, राज्य ने बना दिया केंद्र के लिए सही नहीं है, अग्निपथ, अब जैसे अग्निपथ आप योजना चली, अग्निपथ में तो बना दिए, वहां से केंद्र से तो लागू हो गई अग्निपथ योजना, मगर अब उसके बीच में बहुत विवादित आ गया। तो ऐसी कंट्रोवर्शियल को सॉल्व करने के लिए, ऐसी डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए हम एक स्वतंत्र निकाय का सहारा लेते हैं, जिसका नाम है जुडिशियरी, वो इसको सॉल्व करती है। ये स्वतंत्र निकाय रखी है कि भाई आपके पास जो भी डिस्प्यूट हो, आप कहां जाइए, कोर्ट चाहिए, उसका अंतिम निर्णय ही सर्वोपरि होगा। ये हमारे भारतीय संविधान की बात की गई। श्रेणी वाइज श्रेणी है, जिला कोर्ट होती है, जिला कोर्ट में आपकी सुनवाई नहीं होती तो आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, वहां पे आप 226 के तहत रिट भी लगा सकते हैं अगर आपका हनन होता है। उसके बाद आपको कहां जाना है, सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो सर्वोच्च होगा और उसको मानना अनिवार्य है, ऐसा हमारा संविधान कहता है। समझ में आ रहा है। इसके बाद ये है, तो ये तीन पिलर आपको याद रखना है, क्लियर। चलिए, तो ये टर्म भी क्लियर हो गई। अब एक टर्म और बची, वो टर्म क्या है, एक होता है, मैंने अभी एक शब्द बताया, एक होता है संवैधानिक निकाय, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। दूसरी होती है शाब्दिक निकाय।
स्टैट्यूटरी बॉडी, और तीसरी होती है कार्यकारी निकाय, एग्जीक्यूटिव बॉडी। ये तीन होती है। अभी मैंने आपको बताया था ना, संवैधानिक दर्जा अपन ने दिया ओबीसी को, क्या होता है देखिए, जिन आयोग, जिन कमीशन, या जिनके बारे में संविधान में वर्णन है, संविधान में मेंशन है, हम उनको कह देते हैं संवैधानिक निकाय। जैसे नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, मतलब एसटी एससी आयोग या एसटी एससी कमीशन, इसके बारे में संविधान में आराम से वर्णन है 338 में। ये क्वेश्चन आया अभी एमपीपीएससी के प्री में। एसटी 338 बी में है, सॉरी ए में है, और ओबीसी 338 बी में है। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये संघ लोक सेवा आयोग 315 में है। वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन 280 में है। तो इनका संविधान में वर्णन है कि नहीं, अनुच्छेद में है। तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं हम, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, क्या यूपीएससी एक संवैधानिक निकाय है कि नहीं, ऑप्शन में आता है यूपीएससी क्या है, ऑप्शन में रहेगा संवैधानिक निकाय, सांविधिक निकाय या गैर कार्यकारी निकाय, या इनमें से कोई नहीं। आपको टिक करना है क्या, संवैधानिक निकाय, क्योंकि उसका संविधान में वर्णन है। सीधी सी बात, जो उस पर मेंशन है अपन क्या कर देंगे, संवैधानिक निकाय बोल देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी, ऐसी बॉडी जिनको अधिनियम से बनाया जाता है। अधिनियम समझ में आ गया क्या है, अगर हमें ऐसी बॉडी जिन्हें हमें अधिनियम से बनाना, मतलब उसकी जरूरत है हमारे देश में और उसका संविधान में वर्णन नहीं है, मगर अधिनियम से हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, तो हम क्या कह देते हैं, अधिनियम से बनाए जाते हैं। इसको लिख लीजिए, अधिनियम, अधिनियम से बनाए जाते हैं। जैसे एनजीटी, भैया पर्यावरण को बचाने के लिए हमारे पास बहुत दिक्कत आ रही थी, तो हमने सोचा कि एक एक्ट बना दिया जाए, तो हमने एक एक्ट, अधिनियम बना दिया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एक्ट 2010 में बना दिया गया। आदर्श कुमार गोयल इसके हेड है। तो देखिए, इसका कोई संविधान में वर्णन है नहीं है, इसको सिर्फ अधिनियम से बनाया, तो ये क्या कहला जाएगी, एक शाब्दिक निकाय। सीबीसी याद रख लीजिए, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये होता है सतर्कता आयोग कहा जाता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग, भ्रष्टाचार के लिए काम करती है। इसके बारे में संविधान में कोई वर्णन नहीं है, मगर ये क्या करती है, भ्रष्टाचार के लिए काम करती है। तो ये भी क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, शाब्दिक निकाय हो जाएगी। बाल संरक्षण अधिनियम, बाल संरक्षण अधिनियम 2007, अठारह साल से कम उम्र के बच्चों के लिए हमें उनके केयर के लिए कुछ कानून बनाना था, तो हमने क्या देखा कि भैया उसका संविधान में कोई वर्णन है नहीं है, तो हमने क्या उसको क्या बोल दिए, सामयिक निकाय। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इसका कोई संविधान में वर्णन है नहीं है, बहुत पावरफुल एक्ट है राइट टू इंफॉर्मेशन, और ये क्रांति लाई थी, उनका नाम है अरुणा राय, जो आईएएस थी राजस्थान की, और उन्होंने इस एक्ट के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, और आज जो राजस्थान में जो पानी की और जो समस्या दिखती है उसकी बहुत बड़ी चीज है कौन, अरुणा राय। ऐसे ऐसे लोग भी हैं देश में जो अपना इतना बड़ा योगदान देते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात आप। अरुणा राय ही जो थी जिन्होंने आरटीआई एक्ट के लिए इतनी बात कही थी, और आज आपके गवर्नमेंट के खर्चों की आपके पास ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है, पारदर्शिता मिल जाती है। अगर किसी गवर्नमेंट या कोई पुल अगर आपसे बन रहा है, तो आप उसके तहत आरटीआई लगा के उसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे कितना कितना खर्च आया है, उससे पारदर्शिता आई है, वो आपको देने के लिए अनिवार्य है, 30 दिन के अंदर वो आपको रिपोर्ट देने के लिए अनिवार्य है, कंपलसरी है। समझ में आ रहा है, ये सब चीज, ये सब प्रोसेस किसने किया था, सब किया था 2005 के एक्ट में एक बहुत प्यारी महिला, एक बहुत प्यारी महिला कौन, अरुणा राय, बहुत ही बड़ी आईएएस थी वो। तो इनका क्या होता है, सांविधिक निकाय, समझ में आया। इसके बाद हम आते हैं कार्यकारी निकाय। कार्यकारी निकाय जो सिर्फ सलाह के लिए बनाई जाती है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, नीति आयोग जिसका एग्जाम्पल है, नीति आयोग। नीति आयोग जो है ये क्या है, क्या है बताइए, ये एक कार्यकारी निकाय है, या इसको और क्या बोल सकते हैं, गैर शाब्दिक निकाय, क्या बोल सकते हैं इसको, और गैर शाब्दिक निकाय, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, गैर संवैधानिक निकाय,
गैर संवैधानिक निकाय भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? और इसका फुल फॉर्म भी आता है, क्या फुल फॉर्म है इसका? नेशनल इंस्टीट्यूशन है, याद रखिए ना, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। और आपको पता है ये 1 जनवरी 2015 से आई है, ठीक है। और पूछेगा नीति आयोग क्या है, तो आपको बताना है एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, गैर सांविधिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, और भी लिख सकते हैं ये एक सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है, सलाहकारी निकाय है, एडवाइजरी काउंसिल है, थिंक टैंक भी बोला जाता है, ठीक है। बहुत सक्सेस हुई है ये, और मैं आपको बताऊंगा इससे पहले एक थी योजना आयोग या प्लानिंग कमीशन, जो 25 मार्च 1950 में शुरुआत हुई थी। वो फेल इसलिए हो गई क्योंकि उसका जो अप्रोच था वो टॉप टू बॉटम था, और इसका है बॉटम टू टॉप, मतलब यहाँ पे राज्यों के मंत्रियों को भी शामिल किया जाता है और बहुत से लोग को किया जाता है, तो वो अपने अपने क्षेत्र की समस्या को रख सकते हैं। उसमें ऐसा नहीं था, उसमें सिर्फ टॉप टू बॉटम वाला अप्रोच था, ठीक है। तो इसके जो हेड होते हैं वो कौन होते हैं? भारत के पीएम होते हैं। वो एक्स ऑफिसो पद होता है, एक्स ऑफिसो पद मतलब होता है पदेन अध्यक्ष, जो कि कोई भी पीएम बनेगा वो ऑटोमेटिकली नीति आयोग का क्या बन जाएगा? अध्यक्ष बन जाएगा। और इसके बाद उससे इंपॉर्टेंट लिखिए, अभी उसके सीईओ कौन है, कौन बन गए नए? करंट से लिखिए परमेश्वरम अय्यर। कौन बन गए हैं? परमेश्वरम अय्यर। सबसे पहले सीईओ थे खुल्लर साहब, फिर आए अमिताभ कांत, और अभी वर्तमान में कौन है? परमेश्वरम अय्यर जी। क्लियर? और इसके उपाध्यक्ष भी होते हैं। इनके उपाध्यक्ष कौन है? सबसे पहले थे अरविंद पनगड़िया जी, फिर आए राजीव कुमार, और अभी वर्तमान में कौन है जो चेंज हो गए हैं? सुबनसेरी। सुबनसेरी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, अभी अभी चेंज हुए हैं ये। और इन सब की नियुक्ति कौन करता है? भारत का प्रधानमंत्री, जो एक्स ऑफिसो पदेन अध्यक्ष होता है। इतनी चीज समझ में आई? तो पूछेगा नीति आयोग क्या होता है, आप लोग बता दोगे? कार्यकारी निकाय होता है। अगर सांविधिक निकाय पूछेगा जो अधिनियम से बनते हैं, कौन कौन से, मैंने आपको एग्जांपल बता दिया। और अगर पूछेगा संवैधानिक निकाय कौन कौन से होते हैं जिनका संविधान में वर्णन है। तो यहां तक हमारी पूरी कहानी क्लियर हुई। कल से हमें क्या पढ़ना है? एक्ट पढ़ के आइए, रेगुलेटिंग एक्ट शुरू करेंगे, उनके अंदर क्या क्या बात की गई है। तो कल से 1773 से हम कहां तक जाएंगे? पूरा 1993 तक जाएंगे। फिर उसके बाद मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत में संविधान बना कैसे, उसको पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्लियर? यहां तक चीज आई होप आप लोग को सब क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया। चलिए, जय हिंद।